सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक हाथ जोड़ की गुजारिश करती हूँ कि यहाँ पे अडॉप्शन और शादी के लिए कॉल ना करें। यहाँ पे अडॉप्शन और शादी जैसी चीज़ें नहीं करवाई जाती। अगर आपको अडॉप्शन के लिए जाना है तो कारा की वेबसाइट है, CARA गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट है। ये वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करिए, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, फिर आपका अडॉप्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मायका में किसी भी प्रकार का अडॉप्शन या शादी का कोई भी यहाँ से लेना देना नहीं है। अगर आपको कॉल करना है तो आप मायका विजिट के लिए कॉल करें। ज़रूरतमंद को रहने के लिए कॉल करवाना है तो आप करवा सकते हैं। अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मगर शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें। तो आज जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मायका स्वीट होम में आके रहना पड़ रहा है। नमस्ते। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंकी कुमारी है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो प्रियंकी जी, ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आपको अपना घर परिवार छोड़कर मायका स्वीट होम में आकर रहना पड़ रहा है? जी, मैंने एक्चुअली लव मैरिज की है और मेरी फैमिली काफ़ी गरीब फैमिली से है। तो एक्चुअली जब मेरा जन्म हुआ था तो ऐसे फैमिली में हुआ था जहाँ पे रोटी खाने के लिए भी नहीं होता था और आधी रोटी खाने के लिए भी तरसते थे। ऐसी फैमिली में हमारा मतलब कि पालन पोषण किया मेरे पेरेंट्स ने। और उसके बाद जहाँ मेरे फादर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क, सड़क बनाना, ये सारे काम करते थे। मेरे फादर गुजरात में काम करते थे और मेरी मदर, हम चारों भाई बहन को संभालते थे। और फिर ऐसे मतलब कि मेरे भाइयों ने गरीबी की वजह से उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई की है, एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने कम एज में ही काम करना शुरू कर दिया था गरीबी की वजह से। और फिर मेरे पापा हमेशा यही बोलते थे कि छोटी बहन है, इसको जितना मर्जी हो इतना पढ़ाना। हमेशा से उनका यही सपना था। और फिर जैसे मैं पढ़ाई स्टडी होती रही तो मेरा भी मतलब कि गरीबी को देखते हुए यही रहता था कि मैं भी बड़ी होकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगी, फिर अपना जॉब करूँगी ताकि मैं अपनी फैमिली का भी हेल्प कर सकूँ। और फिर जैसे ही मैं 9th क्लास में थी, मेरे पापा को कैंसर हुआ था, माउथ कैंसर। तो उनकी फिर डेथ हो गई थी। मेरे पापा यही बोलते थे कि मतलब कि छोटी बेटी है तो इसको पढ़ाना लिखाना और इसके सपने पूरे होने देना। फिर जैसे मेरे पापा की डेथ होने के बाद मेरे जो बड़े भैया थे वो हमेशा उनके मतलब ड्रिंक वगैरह करते थे और घर पे आके गाली गलौज होता है ज़्यादा। तो ये सब मतलब मुझे देखा नहीं जाता था, मतलब मम्मी को ज़्यादा टॉर्चर करते थे। बड़े वाले ब्रदर मतलब कि किसी की भी नहीं सुनते थे और जो बीच वाले भैया थे वही मतलब पूरी फैमिली को संभालते थे। उन्होंने ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवाई, सारा कुछ। तो मैं हमेशा से भैया को यही बोलती थी, भैया मुझे पढ़ने दो और मुझे जॉब करने दो। तो पर भैया ने मतलब कि जॉब करने नहीं दिया था। उन्होंने यही सोचा कि नहीं, अभी छोटी है, मतलब बाहर का अच्छा माहौल नहीं है, तो फिर तू पहले अच्छे से पढ़ ले, ऐसा बोला उन्होंने। गवर्नमेंट वगैरह की तैयारी करना, पर घर की सिचुएशन को देखते हुए मुझसे नहीं होता था ये सारा कुछ। तो मैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं छुप छुप के जाती थी इंटरव्यू के देने के लिए। तो फिर ये सारा हुआ। फिर भैया की शादी वगैरह करने के लिए मम्मी बहुत परेशान रहती थी कि बड़े भैया की शादी हो जाए तो बहू आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी शादी वगैरह। फिर उसके बाद मम्मी हमेशा बड़ों को ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि हाँ वो ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो उनको मतलब कि सपोर्ट करेंगे तो शायद सुधर जाएगा ऐसा, लेकिन वो कभी नहीं सुधरे। फिर मतलब मुझे जॉब नहीं करने दिया गया, तो मतलब ऑनलाइन वगैरह ये सारा कुछ मैं ढूंढती रहती कि कैसे जॉब करें या फिर कैसे क्या करें। तो फिर मैंने ऑनलाइन का कुछ काम ढूंढा था, फ्रेंचाइजी का।
तो उसके थ्रू मैंने कुछ दिल्ली में एक सर थे, उनके थ्रू जुड़ के मैंने कुछ मार्केटिंग का सीखा था कोर्स वगैरह। तो फिर उसके ज़रिए मुझे हस्बैंड मतलब कि ऑनलाइन ही मिले थे, वो भी फेसबुक के ज़रिए ही। तो फिर 1 साल का रिलेशनशिप रहा हमारा। मेरे हस्बैंड हिमाचल प्रदेश के हैं। और फिर 1 साल के बाद मुझे ये पता था कि मतलब कि मेरे मम्मी ब्रदर कोई भी मानेगा नहीं शादी के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। और फिर मेरे पेरेंट्स तो हमेशा ये सोचे हैं कि गरीबी में पले बड़े हैं हम सभी, तो फिर इसको हम गरीबी में कैसे जाने दें, इसीलिए नहीं मानते। तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उन्हें बिना बताया मतलब कि हस्बैंड के साथ चंडीगढ़ में मैंने शादी की है। उसके बाद उनके पेरेंट्स को भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने मतलब उस टाइम तक बहुत अच्छा बिहेवियर था मेरे हस्बैंड का। यही बोलते थे कि हाँ तुझे जॉब करना है तो जॉब कर सकती है और अच्छे से रखूँगा, ऐसा बोला उन्होंने। शादी से पहले ये सब बोलते थे? हाँ, शादी के पहले प्रॉमिस करते थे कि तू जो चाहेगी वही होगा, जॉब करने देंगे। फिर शादी के बाद कुछ मतलब 1 महीना के अंदर अंदर मेरे पेरेंट्स हम मुझे लेने गए। मतलब केस वगैरह भी हुआ था, मुझे ढूंढा गया था वहाँ पे कि कहीं खो तो नहीं गई है, ऐसा करके मतलब भाई मिसिंग वगैरह। कंप्लेंट लिखवाई थी आपके हाँ, पेरेंट्स भैया ने? ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, क्योंकि मैं बोल के नहीं आई थी घर पे। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट वगैरह के ज़रिए उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रेस किया। फिर उनको पता चला मैं हिमाचल में हूँ, तो फिर हिमाचल वो मुझे ढूंढने के लिए आए। फिर वो मुझे वहाँ पे घर लेके गए, ये बोल के कि बड़े भाई की शादी होगी उसके बाद तुम वापस चले जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर वो मुझे वापस लेके गए। उसके बाद वो चाहते थे कि मतलब मेरी दूसरी शादी करा दी जाए, और मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन वो मुझे किसी भी हालत में वापस नहीं आने देते। फिर हस्बैंड ने भी, उनको लगा कि मतलब कि इसको वापस नहीं आने देंगे, तो वो भी मुझे उल्टे सीधे मैसेज करते थे। फिर क्या मतलब तू सुसाइड कर लेना, दिल पे पत्थर रख के ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं लेने आ रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए? वो ऐसा वर्ड नहीं बोला था उन्होंने कि मैं लेने आऊँगा स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद उनको लगा कि मतलब कि उनको अपनी फैमिली का इज्जत का ज़्यादा था, समाज का ज़्यादा था। उनको लगा हमारी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने बहुत ज़ोर लगा के मतलब कि पुलिस कंप्लेन वगैरह की। और उसके बाद मुझे फिर वहाँ से अपने जगह से लेके आए, मायके से। पति ने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ, पति ने भी पुलिस कंप्लेंट के ज़रिए मुझे वहाँ से लेके आए अपने मायके से। फिर वहाँ से लेके आए, फिर वो मुझे अपने ससुराल ले गए गांव में, मतलब मेरे पापा के पास। फिर वहाँ पे सब कुछ थोड़ा दिन तक ठीक था। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे वहाँ पे लेके गए जहाँ पे जॉब करते थे मेरे हस्बैंड और देवर, दोनों वहीं पे जॉब करते थे। क्योंकि मैंने उनको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं भी जॉब करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तू भी जॉब कर लेना साथ में। फिर मैंने भी कुछ मंथ बाद उनको बोला कि मुझे भी जॉब पे लगवा दो, अगर आपकी रेफरेंस में कोई है तो फिर उन्होंने बोला कि मैं रेफरेंस में तो कोई नहीं है ऐसा, तू ढूंढ ले अगर तुझे लग रहा है तो ऐसा कोई। फिर मैंने अपनी मतलब कि अपने ही ऑनलाइन के थ्रू मैंने ढूंढा, आसपास इंडेड वगैरह से ऐप के थ्रू ढूंढा था। मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं की जॉब के लिए। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से ढूंढा, जॉब किया। कुछ मैंने जॉब करती थी पर पैसे वगैरह की सैलरी के बराबर हिस्से भी नहीं देते थे, मतलब सैलरी टाइम पे नहीं देना, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ता था। कुछ मंथ में ही छोड़ना पड़ता था। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब कर रही थी। और फिर धीरे धीरे ये देखने को मिला कि मुझे मेरे हस्बैंड मतलब जॉब का ताना देने लगे कि हाँ एक जगह टिकती नहीं है, या फिर ऐसे ही मतलब काम नहीं होता तो उससे ऐसा ताना मारने लगे। और फिर मेरे जो भी कमियां होती थी मुझे कम सुनाते थे, साथ में अपनी जो भाई रहते थे उनके देवर? हाँ, मेरे देवर, उनके साथ मेरी ज़्यादा मतलब कि ताने वाली बातें करना, ये लड़की तो ऐसी है वैसी है। मतलब मुझे पर्सनली बोलते तो उसका कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर करते थे, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। और फिर इसी तरह से जॉब करती रही। फिर मेरे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि फ़ोन तो मेरे मायके में ही छोड़ दिया था। फिर तो जो भी सैलरी वगैरह आती थी उनके फ़ोन में ही आता था। तो फिर मैंने एक दिन ये सुना कि मतलब कि वो अपने पेरेंट्स से बोल रहे थे कि इसका पैसा कहाँ जाता है, सैलरी का, ऐसा।
तो फिर मेरे हस्बैंड ने अच्छे से पूरा डिटेल में बताते, नहीं इसका पैसा मैं अपने अकाउंट में डालता हूँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता था पैसे, और वो अपना फ़ोन मुझे दे रखा था। उन्होंने कहा था, मतलब उनकी कंपनी में फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए उन्होंने फ़ोन मुझे दिया था। तो फिर वो बोलते थे फ़ोन तो तुम्हारे पास ही रहता है, तुम जितना चाहो खर्च कर सकती हो। पर मेरा ऐसा हैबिट नहीं था कि मैं मतलब फ़िजूल खर्ची करूँ। तो उनको ये अच्छे से पता था कि ये फ़िजूल खर्ची नहीं करेगी, ना ही मैं कुछ ज़्यादा लेती थी। उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं लेती थी मैं। तो फिर ये मतलब पूरी डिटेल में बताना कि इसकी इतनी सैलरी है, इस मंथ में आती है, सारा पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो फिर इसी वजह से मैंने अपना नया अकाउंट बनवाया। फिर उसमें पैसे वगैरह आते थे, फिर भी मेरे पैसे वो ले ही लेते थे कैसे भी करके, कि मतलब कि यहाँ ज़रूरत है, मुझे उसको चुकाना है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा पति है तो मैं अपनी पति की हेल्प करूँ। पर फिर भी वो अपने कुछ ना कुछ शिकायतें करते ही रहते थे अपनी फैमिली के साथ, कि ये ऐसा करती है, वैसा करती है, वहाँ जाती है। मैं फ़िज़ूल में घूमती भी नहीं थी कहीं भी, फिर भी। और फिर इसके बाद मुझे उनकी कोई बातें पता चली, मतलब कि नाइट में किसी और से चैट करना, ये सारी चीज़ें हरकतें होती थी। फिर वो मुझे हर बात में ये बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, और ये सारी चीज़ें होती रहती थी। काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैं पर्सनली पूछती थी कि आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब अपनी फैमिली के साथ मेरी बातें क्यों शेयर करते हो, जब मैं आपको अपनी कमियां बताती हूँ, मतलब तो आप उस पर क्यों चिढ़ते हो। हाथ उठाना फिर शुरू कर दिया था। शादी के कितने महीने बाद आपके ऊपर हाथ उठाना स्टार्ट किया था पति ने? 4-5 महीने बाद। सिर्फ इस वजह से कि आपने बस ये बात बोली कि आप अब मेरी ही बातें घर वालों को क्यों शेयर करते हो? हाँ। और जो आपने नाइट की चैट की बताई, तो वो लड़की से बात करते थे? ये मुझे नहीं पता, बाकी रात में काफ़ी छुपा छुपा के चैट करते थे। जैसे ही मैं फ़ोन छीनने को कोशिश करती तो वो, उनमें ज़्यादा पावर है तो मैं उनसे फ़ाइट नहीं कर सकती। इसी वजह से वो डेली का उनका यही रहता था। मतलब वो मुझे किसी भी तरह से यही बताना चाहते थे। एक दिन मतलब कि दिसंबर के अराउंड ही, मतलब कि ज़्यादा झगड़ा हो गया था हमारे बीच इसी बात को लेके कि आप चैट करते हो या फिर कुछ गंदी चीज़ें देखना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिर उन्होंने मुझे अपने भाई के सामने ये बोला कि तू क्या छोटी बच्ची है, तुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें। उन्होंने ऐसा ही बोला डायरेक्ट। तो आपके देवर ने ये नहीं बोला कि तू अपनी मियाँ बीवी की बातें अपने तक रखा कर, मेरे को मत बताया कर? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं बोलता। और उसको यही मतलब पूरी फैमिली सिखाता है, कोई नहीं इसको दबा के रखा कर हमेशा। आपकी कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी है? मेरी 8 मंथ की प्रेगनेंसी है। तो आपके साथ फिर ऐसा क्या हुआ कि जब आपने सोचा कि नहीं अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे घर छोड़ना ही है, वो भी प्रेगनेंसी की हालत में? क्योंकि वो मुझे खर्चा भी नहीं देता था, खर्चा दे भी रहा है तो वो किसी न किसी बहाने से ले ही लेता था। और वो मुझे अपनी फैमिली के, मतलब मम्मी पापा के पास छोड़ना चाहता था। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो जगह वहाँ पे ऐसा है कि ना कि मेडिकल का कोई साधन ही नहीं है वहाँ पे। मतलब जब पति तो आपको लेके आए थे ना वापस, मगर कब उन्होंने ये सोचा कि आपके पति ने कि आपको मायके छोड़ना है? प्रेगनेंसी के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि पहले कि मैं इनको प्रेग्नेंट के बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं कर सकता, ना ही तू मतलब मैनेज कर पाएगी प्रेगनेंसी को लेके। मैंने बोला कि अगर आप साथ हो तो मैं कर लूँगी मैनेज, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा कहना नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा की ज़्यादा सुनते हैं इसीलिए। और उनके मम्मी पापा मतलब कि गाली गलौज में ज़्यादा बातें करते हैं, मतलब नॉर्मल बातों में भी गाली गलौज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फिर टोना टोटका भी करते हैं। मेरे हस्बैंड भी अगर मतलब मैं उनकी कोई बात नहीं मान रही हूँ तो वो भी मुझ पर टोना टोटका करते थे। इसी वजह से मैं उनके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। आपने देखा है टोना टोटका करते हुए अपने हस्बैंड को? हाँ, मतलब कि जब भी मैं सोती थी तो वो कुछ तो हाथ फेरते थे मेरे ऊपर। तो फिर वो अचानक से जब भी मैं नींद से जाग जाती थी वो सोने का ड्रामा करते थे, हाँ मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होता था कि वो कुछ तो कर रहे थे। उन्होंने कभी एग्री नहीं किया कि मतलब कि मैं टोना टोटका कर रहा हूँ। तो वो क्यों करते थे ऐसा, किस लिए? आप तो ताकि मैं उन्हीं के उनका साथ- हर कहना मान सकूँ।
तो आप तो मान ही रहे थे सारा कहना, आप अपना पैसा भी उन्हें दे रही थी, जैसा वो रख रहे थे वैसा आप रह भी रही थी। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया। मैंने उनको बोला भी था कि मैं पड़ोस में थोड़ी ना रहती हूँ, मैं तो आपकी वाइफ हूँ, आप ऐसा क्यों करते हो। बोला कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी मतलब एक्सेप्ट किया ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है। तो जब आप प्रेग्नेंट हो गए, जब आपके पति ने बोला कि नहीं मैं नहीं संभाल पाऊंगा तो अपने मायके चली जा, तब आपका क्या सोचना था, तब आपने क्या किया? नहीं, उनको मेरी ये कमज़ोरी पता था कि मतलब कि हमने लव मैरिज की है तो मैं अपने मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई ने ये लिखवाया था कि तू मायके वापस नहीं आएगी, तू मुझे लिख के दे। वहाँ से जब मुझे पुलिस के साथ लाया गया था मेरे हस्बैंड के साथ, इसलिए मेरी इनको ये कमज़ोरी पता थी कि ये तो ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, ये मजबूर है, इसे रहना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से वो अपने मम्मी पापा के पास छोड़ना चाहते थे और फिर वो अकेले अपने मौज करते हैं। फिर तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको मायका में आना पड़ा? वो इसीलिए मतलब कि वहाँ पे गाली गलौज के साथ मैं नहीं रहना चाहती, सास ससुर के साथ, और फिर हस्बैंड के साथ भी रहती तो वो भी गाली गलौज में ही बातें करते हैं और आपको खर्चा नहीं देते थे प्रेगनेंसी खर्चा का नहीं भी? देते थे। तो उन्होंने कब आपको वहाँ पे कितना टाइम की प्रेगनेंसी हो गई थी? कितना 5th मंथ प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन जब 6 लगा था तब मैंने यहाँ पे आई थी। आपको 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी आपने अपने पति के साथ निकाल ली, फिर आप 6ठे महीने के बाद आपने अपना घर छोड़ दिया, तो फिर आप घर छोड़ने के बाद पहले कहाँ गए थे? पहले मैंने खुशबू दी को मतलब 1-2 मंथ पहले, जब तीसरा चौथा मंथ मेरा चल रहा था प्रेगनेंसी को, तो मैंने कॉल लगाया था, खुशबू दी ने उठाया था। उन्होंने बोला था कि हमारा कुछ यहाँ पे एडमिशन नहीं है अभी, तो आप बाद में आना। तो फिर बट उन्होंने घर जाने की प्लानिंग बना ली थी जब मेरा 5th मंथ चल रहा था कि अब तुझे घर छोड़ के ही आएंगे। तो फिर मैं डर गई थी कि ये अगर मैं घर गई तो फिर मेरा आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो ऐसा एरिया डेवलप है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ एरिया है, मतलब कहाँ है एरिया आपका से। मायका? मेरा मायका पालमपुर में है। पालमपुर कहाँ पे? पालमपुर बल्ला में, बल्ला गांव है वहाँ पे। भल्ला गांव में। हाँ। तो फिर आपने घर वापस जाना नहीं था अपने मायके में, तो फिर आपको जब यहाँ पे आपको पता चला यहाँ पे नजफगढ़ में एडमिशन नहीं है मायका में, तो फिर आपने दूसरा स्टेप क्या उठाया? दूसरा स्टेप में मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे मायके आश्रम में रख लिया जाए, इसलिए मैं वहाँ से बिना सोचे समझे मैं यहाँ पे मायके आश्रम में आ गई थी। फिर खुशबू दी ने फिर भी उन्होंने हेल्प किया कि मतलब मुझे शेल्टर होम का एड्रेस दिया, फिर वहाँ पे मैं चली गई थी। फिर वहाँ से शेल्टर होम से वहाँ पे क्यों नहीं रहना था, यहाँ पे क्यों आए फिर आप रहने? शेल्टर होम में एक्चुअली वहाँ पे सारे मेंटल भी थे और साइको किस्म के भी, मतलब मिक्स को रखा जाता था। अच्छा, कौन से शेल्टर होम में गए थे आप? मातृत्व छाया में, जहांगीरपुरी। अच्छा, मैत्रीव छाया में जहांगीरपुरी। ये गवर्नमेंट शेल्टर होम है जहाँ पे सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को रखा जाता है, ऐसा उनकी वेबसाइट कहती है। मगर आज अब इनके मुंह से ये पता चल रहा है कि वहाँ पे मिक्स लोगों को रखा जाता है, जो मेंटली डिसेबल भी हैं, जो घर से सताए भी हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी है। फिर जब आपने वहाँ पे कितने महीने गुजारे? वहाँ पे मुझे करीबन 1 महीना हुआ था। 1 महीना हो गया था। हाँ। फिर आप जून में वहाँ गए थे, फिर आप 1 जुलाई से आप यहाँ पे कब आए थे? यहाँ पे 10 जुलाई को आई थी मैं। फिर आप यहाँ पे दोबारा से कॉल आपने की होगी खुशबू जी को। हाँ। खुशबू जी ने फिर आपको बताया होगा एडमिशन ओपन हो गए। जी। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप मायका में आ गए तब आपको कैसा फील हुआ मायका में रहकर? मायके में मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे करीबन 1 महीना हो गया, मुझे पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे निकल गया। लेकिन शेल्टर होम में रही तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कब ये पूरा महीना निकले, पूरा महीना साल के बराबर लगा मुझे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, खाने की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, और सारे मतलब कि जो मेंटल लोग होते थे वो एक दूसरे को काटते भी थे, लड़ाई रोज का होता था। तो वहाँ पे मतलब सेग्रीगेशन नहीं था कि मेंटल अलग रहेंगे, नहीं वो नहीं, अलग रहेंगे? एक हॉल था, उसी हॉल में सारे को बेड, एक ही बेड, मतलब कि अलग एक अलग ही बेड हॉल था। में सब सारे सबको बेड्स रखा लगे हुए थे जाता और था। एक ही हॉल में सब रहते थे, चाहे वो जी। मेंटली डिसेबल हो चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो। बिल्कुल। तो ये है मैत्रीव छाया की सच्चाई। जो गवर्नमेंट कहती है ना हमने बहुत काम कर रखे हैं, हमने बहुत शेल्टर होम खोल रखे हैं, आज मैत्रीव छाया से एक औरत यहाँ मायके में आके रह रही है। तो आप जब यहाँ आके रहने लगी तो आपसे किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड की गई कि यहाँ पे रहने के पैसे लगते हैं? नहीं, यहाँ पे रहने के कोई पैसे नहीं लगते और खाने की क्वालिटी भी अच्छी दी जाती है।
तो जैसे आपको पता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो भी डेली चेकअप्स होते हैं वो सारे करवाए जाते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो आपको हॉस्पिटल वगैरह सब यहीं से पूरा भेजा जाता है स्टाफ के साथ? हाँ जी। तो ये है मायका स्वीट होम। ये है अविनाश जैन की बहनें जो अपने मायके में वैसे ही रहती जैसे वो अपने घर में रह रही हैं। ये है वो मायका जहाँ पे वो लेडीज़ रहती है जो अपने घर से परेशान है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है और उनके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आया होगा कि नहीं, अब मुझे जीना नहीं है। हाँ जी, सुसाइड का मतलब ख्याल तो आया था। ये 3-4 मंथ की प्रेगनेंसी थी तब, कि मतलब कि अब मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना मैं आगे जा सकती हूँ ना मैं अपने मायके जा सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने फिर ये स्टेप उठाया कि मुझे घर से अब निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने मेरी कमज़ोरी पकड़ ली थी कि ना तो मैं मायके जा सकती हूँ ना ही मैं कुछ और कर सकती हूँ। यही मेरा रीज़न था। जब इनको 3-4 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी तब इनके दिमाग में आया कि नहीं, ना मेरा आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। मगर नहीं, ये नहीं मरी, क्योंकि इनके पास एक और जीव है जो इनके पेट में पल रहा है, एक और बच्चा है, एक और ज़िंदगी है जिसके खातिर वो जीना चाहती है। तो उन्होंने घर छोड़ना प्रेफर करा। फिर घर छोड़ने के बाद फिर ये दूसरे एनजीओ में गई, वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा। फिर ये मायका स्वीट होम आई और आज ये मायका स्वीट होम में एक परिवार की तरह रह रही है, एक बहन की तरह रह रही है अविनाश भैया की। तो मैं इसी के साथ आपको ये कहूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि त्रियंकी जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपनी हेल्प खुद कर सके और मायका स्वीट होम में आके रह सकें और उनके हम काउंसलिंग करके केस सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।